हेलो, हाय एवरीवन। सो लास्ट सेशन के अंदर हमने पॉलिनेशन तक डिस्कस किया था, तो उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर देना है और पॉलिनेशन का एक सिंपल सा पॉइंट वो भी हम डिस्कस करेंगे जो पोलन किट के ऊपर बेस है। उसके बाद में हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जिसे बोला जाता है फर्टिलाइजेशन। सो देयर इज अ क्वेश्चन, यू हैव टू गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। विद इन दिस क्वेश्चन दिस इज अ टाइप ऑफ assertion and reason type of a question. Assertion: Entomophily is most common type of pollination among abiotic pollination. इसमें assertion में लिखा हुआ है कि जो एंटीमोफिली है ये एक ज़्यादा कॉमन टाइप की पॉलिनेशन है अगर हम एबायोटिक पॉलिनेशन के बारे में डिस्कस करते हैं तो। मतलब एक एबायोटिक पॉलिनेशन का एक टाइप है एंटीमोफिली, जो ज़्यादातर पॉलिनेशन परफॉर्म होती है वो एंटीमोफिली से परफॉर्म होती है, ऐसा लिखा हुआ assertion के अंदर। सो ये असर्शन क्या हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। हमें पता है कि एंटीमोफिली का मतलब होता है इंसेक्ट से जो पोलिनेशन होती है उसे एंटीमोफिली बोला जाता है। इंसेक्ट लिविंग फैक्टर में आते हैं ना कि एबायोटिक फैक्टर में आते हैं, इस वजह से ये स्टेटमेंट या असर्शन जो है वो इनकरेक्ट हो जाता है। असर्शन तो क्या होगा, इनकरेक्ट। रीजन में क्या लिखा हुआ है, एंटीमोफिलस फ्लावर आर नाइदर अट्रैक्टिव नॉर हैव फ्रेग्रेंस। कि जो एंटीमोफिलस फ्लावर्स जो होते हैं उनके अंदर ना तो वो अट्रैक्टिव होते हैं, अट्रैक्टिव का मतलब कलरफुल नहीं होते हैं, और ना ही उनके अंदर कोई फ्रेग्रेंस होती है, उनके अंदर खुशबू नहीं होती है। ये भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है। तो रीज़न भी क्या लिखा हुआ है, इनकरेक्ट लिखा हुआ है। एज यू नो दैट जो एंटीमोफिलस फ्लावर होते हैं वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए वो अट्रैक्टिव होते हैं इन द सेंस ऑफ कलर, वो कलरफुल होते हैं, उसके साथ साथ उनके अंदर फ्रेग्रेंस होती है, अडर होती है जो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। इस वजह से रीज़न जो है वो भी क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन शुड बी गोज टू द ऑप्शन नंबर 4, बोथ असर्शन एंड रीजन आर इनकरेक्ट। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, आंसर नंबर 4 होगा। गॉट इट। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है जो हमने लास्ट जो टॉपिक डिस्कस किया है उसी के ऊपर बेस्ड है। अगर आप चैनल के ऊपर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो बताइएगा या अपने फ्रेंड्स को ये जो वीडियो वो शेयर कीजिएगा और अपना प्यार इसी तरीके से दीजिएगा। आपकी जो ये सपोर्ट है बहुत ही हेल्प करेगी इस चैनल को अच्छे तरीके से ग्रो करने में। सो लेट्स डिस्कस द टॉपिक। हमने जो लास्ट सेशन के अंदर पोलिनेशन के बारे में डिस्कस किया है, जिसके अंदर हमने एंटीमोफिली जो लास्ट टॉपिक है वो डिस्कस किया था, उसके बाद में हमने कुछ और स्पेशल पॉइंट डिस्कस की थी, जैसे यूका जो प्लांट है और जो मोथ है उसके बीच में एक एसोसिएशन है वो हमने डिस्कस किया था। सेम तरीके से जो ऑर्किड और वेस्प स्पीशीज़ है, ऑर्किड प्लांट और वेस्प की स्पीशीज़ के साथ भी जो एसोसिएशन है वो भी हमने डिस्कस किया है। तो इस तरीके से हमने जो कुछ टॉपिक है वो हमने डिस्कस किए हैं। अब हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, अब हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं फर्टिलाइजेशन के बारे में। बट फर्टिलाइजेशन से पहले एक छोटी सी पॉइंट जो हमने पहले डिस्कस की थी, जब हमने किसके बारे में डिस्कस किया था, टेपेटम के बारे में डिस्कस किया था, वो यहाँ पर भी हम फिर से रिपीट करेंगे या उसको कुछ और एडप्टिव तरीके से समझेंगे। एक देखो, एक पॉइंट हमें समझनी है किसके बारे में, पोलन किट के बारे में। पोलन किट क्या है, पोलन किट जनरली एक ऑयल की लेयर होती है, लिपिड की लेयर होती है जो किसके सराउंडेड होती है, ऑयल या लिपिड की लेयर होती है। ये एक ऑयल की लेयर होती है, किसके सराउंडेड होती है, ये सराउंडेड होती है पोलन ग्रेन के सराउंडेड होती है। ऐसे प्लांट जिनके अंदर एंटीमोफिली परफॉर्म होती है, उनके जो पोलन ग्रेन होते हैं वो पोलन किट से क्या होते हैं, कवर्ड होते हैं। तो ये पॉइंट आपको अच्छे तरीके से लर्न रखनी है कि पोलन किट किस में प्रेजेंट होती है, एंटीमोफिलस फ्लावर के अंदर। जो एंटीमोफिलस फ्लावर है, ऐसे प्लांट जिनके अंदर एंटीमोफिली होगी तो उसके फ्लावर की नेचर कैसी हो जाएगी, एंटीमोफिलस। तो जो एंटीमोफिलस फ्लावर है, मतलब ये जो फ्लावर है इसके अंदर जो पोलिनेशन वो किसी इंसेक्ट से होगी, इसी वजह से ये पोलन किट जो ऑयल की लेयर ही होती है। ऑयल की नेचर कैसी होती है, स्टिकी नेचर होती है। तो स्टिकी नेचर होने की वजह से जैसे ही इंसेक्ट के कांटेक्ट में पोलन ग्रेन आएंगे तो उसकी बॉडी के ऊपर अटैच हो जाएंगे। तो एक चीज़ आपको लर्न रखनी है कि जो पोलन किट है इसकी वजह से पोलन ग्रेन को कैसी नेचर मिलती है, जो पोलन ग्रेन है उसको स्टिकी नेचर मिलती है। कैसी नेचर मिलती है, स्टिकी नेचर मिलती है। म्यूसिलिजिनस मतलब चिपचिपापन होता है और उसकी वजह से ये अटैच हो जाता है, या ये जो पोलन ग्रेन है, ये पोलन ग्रेन किसी इंसेक्ट की बॉडी पर, जो इंसेक्ट की बॉडी है उसके ऊपर क्या जाएगा, चिपक जाएगा, उसके ऊपर स्टिक हो जाएगा, उसके ऊपर क्या हो जाएगा, स्टिक हो जाएगा। ये आपको अच्छे तरीके से लर्न रखना है। बाकी जो पॉइंट्स है वो हमने पहले डिस्कस किए है। पोलन किट ऑयल की लेयर है जो यूवी रेडिएशन से पोलन ग्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है और ये येलो कलर प्रोवाइड करवाती है, जिसकी वजह से जो इंसेक्ट है वो इजीली पोलन ग्रेन को देख सकते हैं
या जो पोलन ग्रेन है वो इंसेक्ट के लिए क्या हो जाएंगे, कॉन्स्पिशियस हो जाएंगे, मतलब वो इजीली उन्हें डिटेक्ट कर पाएंगे। ये चीज़ आपको अच्छे तरीके से लर्न रखनी है। बाकी जो मैंने पॉइंट अभी आपको बताया ये पॉइंट्स हमने पहले डिस्कस कर लिए, इस वजह से मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ। कहाँ पर डिस्कस की थी, टेपेटम के अंदर डिस्कस की थी, जब हम स्ट्रक्चर ऑफ एंथर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। आप साइड में लिख सकते हो, यूवी रेस से प्रोटेक्ट करती है और येलो कलर इसका होता है। ये 2 पॉइंट आप अच्छे तरीके से लिख सकते हो। अब हम नेक्स्ट टॉपिक क्या डिस्कस करने वाले हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज फर्टिलाइजेशन। किसके बारे में, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है इसकी हेडिंग है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज होता है तो इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन या सिनगेमी बोला जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन या सिनगेमी। फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में क्या होगा कि जो मेल गैमेट है ये किसके साथ फ्यूज हो जाएगा, ये फ्यूज हो जाएगा फीमेल गैमेट के साथ। ये फ्यूज किसके साथ हो जाएगा, फीमेल गैमेट के साथ। जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज हो जाता है तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। एक पॉइंट तो हमें ये लर्न रखनी है। इसके रिजल्ट में किसका फॉर्मेशन होगा, जब फ्यूज हो जाएगा तो मेल और फीमेल गैमेट दोनों फ्यूज होकर किसको फॉर्म करेंगे, जाइगोट को फॉर्म करेंगे। किसको फॉर्म करेंगे, जाइगोट। और जाइगोट आगे जाकर किसमें चेंज हो जाएगा, एम्ब्रियो के अंदर चेंज हो जाएगा। अब ये सारे इवेंट्स हमें अच्छे तरीके से डिस्कस करने हैं। बट अभी हमारा क्वेश्चन ये आता है कि जो मेल गैमेट है एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर वो तो किस नेचर के होते हैं, नॉन मोटाइल नेचर के होते हैं। इस वजह से एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर क्या होती है, पॉलिनेशन होती है। ये चीज़ हमें पता है। पॉलिनेशन की वजह से जो पोलन ग्रेन है वो एंथर टू स्टिग्मा ट्रांसफर हो गए। तो क्या ट्रांसफर होने के बाद में इस चीज़ की श्योरिटी है कि वो जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज होंगे, तो इस चीज़ की कोई श्योरिटी नहीं है। तो इसके ऊपर हमें कुछ और जो टॉपिक है वो अच्छे तरीके से डिस्कस करने पड़ेंगे। या जो फर्टिलाइजेशन ये सब स्टेप के अंदर होता है। ऐसा नहीं है कि अब पोलिनेशन होने के बाद में जो पोलन ग्रेन उसके अंदर मेल गैमेट है वो हैव टू फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज होगा, इट इज़ नॉट नेसेसरी। तो फर्टिलाइजेशन ये फर्दर सब स्टेप के अंदर होता है, वो स्टेप हमें अच्छे तरीके से डिस्कस करने हैं। वो स्टेप कौन कौन से, सबसे पहले देखो क्या होगा, जैसे ही पोलन ग्रेन किसके ऊपर लैंड होंगे, स्टिग्मा के ऊपर लैंड होंगे, तो वहां पर एक प्रोसेस चलता है। इस प्रोसेस को बोला जाता है पोलन पिस्टल इंटरएक्शन। क्या बोला जाता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पोलन पिस्टल इंटरएक्शन। पोलन पिस्टल इंटरएक्शन। तो सबसे पहले कौन सा प्रोसेस होता है, पोलन पिस्टल इंटरएक्शन होता है। पोलन पिस्टल इंटरएक्शन कैसा प्रोसेस है, सिंपली आप ऐसे समझो, जब भी जैसे सपोज करो राजस्थान के बॉर्डर पर जब गुजरात से कोई भी चीज़ें आती है तो वहाँ पर जो कस्टम ऑफिसर होते हैं वो इस चीज़ की श्योरिटी देते हैं कि ये चीज़ें राजस्थान में एंटर हो सकती है, क्या ये इलीगल है या लीगल है, उस चीज़ की श्योरिटी देते हैं। तो उसी तरीके से जो पोलन ग्रेन लैंड हुए हैं, क्या ये पोलन ग्रेन जर्मिनेट होने चाहिए या पोलन ग्रेन राइट टाइप के या रॉन्ग टाइप के हैं, तो वो जो प्रोसेस होता है उस चीज़ को डिटेक्ट करने का, रिकॉग्नाइज करने का, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, पोलन पिस्टल इंटरएक्शन, जो आज हम इस सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। पोलन पिस्टल इंटरएक्शन के बाद में क्या होगा, जर्मिनेशन होती है पोलन ग्रेन की। क्या होती है, जर्मिनेशन होती है, किसकी जर्मिनेशन होती है, पोलन ग्रेन की, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन। ये एक मतलब अगर हम ब्रॉड लेवल के हिसाब से समझे तो ये पोलन पिस्टल इंटरएक्शन का ही एक सब टाइप होता है, या उसके अंदर ही काउंट किया जाता है, बट हम उसको स्टेप वाइज में डिस्कस कर रहे हैं। जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा। पोलन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा के ऊपर जर्मिनेट होंगे। जर्मिनेट होने के बाद में जो पोलन ट्यूब है वो एंटर होगी किसके अंदर, ओव्यूल के अंदर। उसके बाद में क्या होगा, जो पोलन ट्यूब है, पोलन ट्यूब एंटर हो जाएगी किस में, पोलन ट्यूब एंटर होगी इनटू ओव्यूल। किस में एंटर होगी, ओव्यूल के अंदर। ओव्यूल के बाद में यही जो पोलन ट्यूब है ये किस में एंटर हो जाएगी, पोलन सैक के अंदर। पोलन ट्यूब किस में एंटर होगी, एंटर होगी एम्ब्रियो सैक में। किस में होगी, एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक कौन सी स्ट्रक्चर है, हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया, मतलब जो प्रीवियस लास्ट सेशन से उसमें डिस्कस किया, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर को एम्ब्रियो सैक बोला जाता है, जो फीमेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है। और फिर उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में होता है फ्यूजन ऑफ गैमेट। उसके बाद में क्या होता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। उसके बाद में होता है फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। तो हमने फर्टिलाइजेशन के अंदर सिंपली तो हमने लिख दिया कि जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज होता है और जाइगोट की फॉर्मेशन होती है, तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, यहाँ पर जो ये प्रोसेस है इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। बट ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जितना सिंपली हम डेफिनेशन के अंदर 1 लाइन के अंदर एक्सप्लेन करते हैं, उतना सिंपली प्लांट के अंदर या एंजियोस्पर्म प्लांट में परफॉर्म होता नहीं है। ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस इन 5 स्टेप के अंदर होता है। ये जो स्टेप है सब स्टेप हम मान सकते हैं पोलन पिस्टल इंटरएक्शन के में। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ,
जब हम पोलन पिस्टल इंटरेक्शन के इवेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि इसके पीछे क्या रीज़न है या मैं इस तरीके से क्यों बोल रहा हूँ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं पोलन पिस्टल इंटरेक्शन के बारे में। सो वी विल डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। पोलन पिस्टल इंटरेक्शन क्या टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखो, जिस तरीके से हम सराउंडिंग के अंदर देखते हैं कि कुछ लॉ बने हुए हैं जो इस चीज़ की श्योरिटी देते हैं कि राइट टाइप की चीज़ें हमारे सराउंडिंग के अंदर होनी चाहिए, रॉन्ग टाइप की चीज़ें सराउंडिंग के अंदर नहीं होनी चाहिए, उसी तरीके से नेचर ने भी एक खूबसूरत प्रोसेस बनाया, इवेंट बनाया है। अगर हम चाहे एनिमल के अंदर देखें तो वहाँ पर भी एक अलग तरीके की मैकेनिज्म होती है, इसी तरीके से प्लांट के अंदर भी इतनी ही खूबसूरत मैकेनिज्म है जो श्योरिटी देती है कि राइट टाइप का ही प्रोसेस आगे चलना चाहिए। अब इस जो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन है, इस टॉपिक को समझने से पहले हमें पोलिनेशन के बारे में पता होना चाहिए, जो हमने लास्ट सेशन के अंदर डिस्कस कर लिया। तो मैं यहाँ पे हेडिंग लगा रहा हूँ किसके बारे में, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन के बारे में। पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। तो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन क्या है, लेट्स डिस्कस अबाउट इट। व्हाट इज अ पोलन पिस्टल इंटरेक्शन? सपोज कीजिए सराउंडिंग के अंदर एक कोई प्लांट है, ये वीट का प्लांट है और इस वीट प्लांट की क्या है, ये स्टिग्मा है। ये क्या है, एक वीट प्लांट, इसकी स्टिग्मा है। ये स्टिग्मा किसकी है, मतलब यहाँ पर ये पूरा पिस्टल को या कार्पल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो ऊपर वाला पार्ट होगा वो स्टिग्मा को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। और ये जो कार्पल या पिस्टल है, ये कार्पल या जो ये पिस्टल है, ये किसका है, वीट प्लांट का है। किसका है, वीट प्लांट का है। अब ये कहीं पर ग्रो कर रहा है, किसी क्रो फील्ड के अंदर ये वीट प्लांट ग्रो कर रहा है, वहाँ पे हमने कार्पल को ऑब्जर्व किया। इसके सराउंडेड में हम ऑब्जर्व करते हैं, यहाँ पर हम किसको ऑब्जर्व करते हैं कि जो वीट प्लांट है, मतलब उसी वीट प्लांट की स्पीशीज़ का किसी और प्लांट के ऊपर यहाँ पर मेल पार्ट ग्रो कर रहा है जो स्टेमन को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो ऊपर वाला पार्ट होगा उसे एंथर कहेंगे। और जब डेhiscence ऑफ एंथर होगा तो पोलन ग्रेन आसपास के अंदर रिलीज हो जाएंगे। ये किसका है, ये वीट प्लांट का। ये भी किसका है, वीट प्लांट का है। अब देखो क्या होता है, अगर ये पोलन ग्रेन एंथर टू स्टिग्मा ट्रांसफर होते हैं, ये पोलन ग्रेन एंथर टू स्टिग्मा ट्रांसफर होते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, पोलिनेशन बोला जाता है। ऐसा नेचर के अंदर होता है और इस चीज़ को हमने अच्छे तरीके से समझा है। अब सपोज करो यहाँ पर क्या सराउंडिंग के अंदर सिर्फ वीट प्लांट के एंथर प्रेजेंट हो, ऐसा ज़रूरी है? ऐसा ज़रूरी नहीं है। दूसरे प्लांट के भी एंथर हो सकते हैं, ऑफकोर्स दूसरी स्पीशीज़ भी तो आसपास में सर्वाइव करती है। तो हम यहाँ पर ऐसे अज्यूम करते हैं कि यहाँ पर कौन सा एक और प्लांट है, यहाँ पर ये एक एंथर है। ये एंथर किस प्लांट का है, ये जो एंथर है राइस प्लांट का है। किसका है, ये राइस प्लांट का एंथर है। तो इस राइस प्लांट का जो एंथर होगा उसमें डेhiscence ऑफ एंथर होने की वजह से पोलन ग्रेन क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। ये पूरी स्ट्रक्चर तो एंथर को रिप्रेजेंट नहीं करती है, ऊपर की तरफ जो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर वो एंथर को रिप्रेजेंट करती है, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर को फ्लामेंट बोला जाता है। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर स्टेमन को रिप्रेजेंट कर रही है, जो मेल पार्ट होता है। जैसे यहाँ पे हमने फीमेल पार्ट के लिए पिस्टल लिखा है, तो ये जो स्ट्रक्चर है किसको रिप्रेजेंट कर रही है, दोनों स्ट्रक्चर स्टेमन को रिप्रेजेंट कर रही है। किसे, स्टेमन को रिप्रेजेंट कर रही है। एक स्टेमन वीट का, दूसरा स्टेमन राइस का। अगर मैं बोलता हूँ राइस प्लांट का एंथर है, तो हम यहाँ पर मेल पार्ट के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो ये राइस प्लांट का पार्ट था, मेल पार्ट था, इसके अंदर जो एंथर था, डेhiscence ऑफ एंथर हुआ तो पोलन ग्रेन रिलीज हो गए। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये जो पोलन ग्रेन राइस प्लांट के है, ये क्या हो जाए, ट्रांसफर हो जाए वीट प्लांट के स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर हो जाए। ये पोलन ग्रेन किसके आ गए, राइस के आ गए। और पहले जो पोलन ग्रेन थे वो किसके आ गए थे, वीट प्लांट के पोलन ग्रेन आ गए थे। कि यहाँ पर जो हम जो ब्लू और ब्लैक के अंदर डॉटेड स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, पोलन ग्रेन को रिप्रेजेंट कर रही है। किसे रिप्रेजेंट कर रही है, ये पोलन ग्रेन को रिप्रेजेंट कर रही है। अब यहाँ पर देखो एक कॉन्सेप्ट आता है, या यहाँ पर एक हमारी थिंकिंग आती है कि जब पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो गए तो क्या इस चीज़ की श्योरिटी होगी पोलिनेशन के अंदर कि राइट टाइप के ही पोलन ग्रेन ट्रांसफर हुए। इसको ऐसे समझो, अगर हम मंकी का क्रॉस ह्यूमन के साथ करवा दें तो क्या उनके बच्चे पैदा होंगे, नहीं होंगे। अगर हम किसी डंकी का क्रॉस किसी ह्यूमन के साथ करवा दें, क्या उनके बच्चे पैदा होंगे, नहीं होंगे। या किसी एलिफेंट का जो क्रॉस है वो हम डंकी के साथ करवा दें तो क्या उनके बच्चे पैदा होंगे, नहीं होंगे। जैसे जो एलिफेंट के स्पर्म है
उसको हम डंकी का जो एक सेल उसके साथ फ्यूज़ करवा दे या फर्टिलाइजेशन हो या क्रॉस हो, तो क्या आगे का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो पाएगा? तो उसका आंसर नहीं हो पाएगा। तो उसी तरीके से प्लांट के अंदर भी हम यही ऑब्जर्व करते हैं कि प्लांट के अंदर जो पोलन ग्रेन है उसके अंदर मेल गैमेट है। ये जो पार्ट था, जो फीमेल पार्ट था, वीट प्लांट का था, इसको पोलन ग्रेन किसके चाहिए? वीट प्लांट के ही पोलन ग्रेन चाहिए। बट सराउंडिंग के अंदर राइस का प्लांट भी है, सराउंडिंग के अंदर वीट का प्लांट भी है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वीट प्लांट के पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर लैंड करेंगे। मे बी राइस प्लांट के जो पोलन ग्रेन है वो भी स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर सकते हैं। आसपास में कोई मैंगो का प्लांट होगा, उसके पोलन ग्रेन लैंड कर सकते हैं, या जो दूसरी जो वैरायटीज आसपास में ग्रो कर रही होगी उनके जो पोलन ग्रेन है वो इस वीट प्लांट के स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी है, इस चीज को हम भी मानते हैं। अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब यहाँ पे हमें एक चीज क्या समझ में आती है, जो एनसीईआरटी साफ साफ लिखती है। एनसीईआरटी ये लिखती है कि जो पॉलिनेशन होती है, जो पोलन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं, पॉलिनेशन जो है वो इस चीज की गारंटी नहीं लेती कि राइट टाइप के पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर लैंड करेंगे। राइट टाइप का मतलब क्या है वो भी हम समझने वाले हैं। तो एनसीईआरटी क्या लिखती है? पॉलिनेशन, जो पॉलिनेशन है वो डज नॉट टेक गारंटी, वो गारंटेड नहीं है, डज नॉट टेक गारंटी फॉर राइट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन। राइट टाइप जो पोलन ग्रेन होता है उसे कॉम्पिटिबल पोलन ग्रेन माना जाता है। राइट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन, राइट टाइप को हम क्या मानते हैं? कॉम्पिटिबल। कि जो राइट टाइप के पोलन ग्रेन है, राइट टाइप के जो पोलन ग्रेन है वो स्टिग्मा के ऊपर लैंड हो। राइट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन लैंड ऑन स्टिग्मा। पॉलिनेशन के अंदर इस चीज की गारंटी नहीं है, या पॉलिनेशन इस चीज के लिए गारंटेड नहीं है कि राइट टाइप की पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर लैंड करे। पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है? पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होना है एंथर टू स्टिग्मा। वो पोलन ग्रेन राइस के भी हो सकते हैं, वीट के भी हो सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब क्या है? पॉलिनेशन के अंदर प्रोबेबिलिटी है कि कॉम्पिटिबल पोलन ग्रेन भी स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर सकते हैं, नॉन कॉम्पिटिबल पोलन ग्रेन भी स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर सकते हैं। इसका मतलब हमें क्या समझ में आया कि जो पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है इसके अंदर कॉम्पिटिबल पोलन ग्रेन भी लैंड कर सकते हैं। कॉम्पिटिबल पोलन ग्रेन हम किसे मानेंगे? अगर इन द केस अगर हम सेल्फ स्टेबिलिटी को साइड में रखते हैं तो उस केस के अंदर सेम स्पीशीज के या सेम प्लांट के जो पोलन ग्रेन लैंड करते हैं स्टिग्मा के ऊपर, तो ऐसे पोलन ग्रेन को कॉम्पिटिबल माना जाएगा। या अगर हम और वैलिड डेफिनेशन माने, ऐसे पोलन ग्रेन जो लैंड करने के बाद में आगे जर्मिनेट हो जाएंगे और उनका जो प्रोसेस है उनको अलाउंस दी जाती है, तो ऐसे पोलन ग्रेन को कॉम्पिटिबल माना जाता है। मतलब कॉम्पिटिबल पोलन ग्रेन भी लैंड कर सकते हैं या नॉन कॉम्पिटिबल पोलन ग्रेन भी लैंड कर सकते हैं। नॉन कॉम्पिटिबल जो पोलन ग्रेन होंगे वो कौन से हो सकते हैं? जैसे यहाँ पर हम ऑब्जर्व करें राइस प्लांट के पोलन ग्रेन यहाँ पर जो वीट प्लांट के फीमेल पार्ट पर लैंड हो रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? किसी और स्पीशीज के, अगर अदर स्पीशीज के पोलन ग्रेन होते हैं तो उसे नॉन कॉम्पिटिबल माना जाता है। अदर स्पीशीज के पोलन ग्रेन अगर ये लैंड हुए तो आगे का जो प्रोसेस है उसको रिजेक्ट किया जाएगा और आगे का जो प्रोसेस है वो नहीं हो पाएगा। या सेम प्लांट के जो पोलन ग्रेन हैं वो भी नॉन कॉम्पिटिबल हो सकते हैं। किस केस के अंदर? सेल्फ स्टेबिलिटी केस के अंदर। सेम प्लांट के, अब आप बोलोगे सर सेम प्लांट का मतलब स्पीशीज भी एक हो गई, बट अभी आपने बोला अगर एक ही स्पीशीज के होंगे तो वो कॉम्पिटिबल पोलन ग्रेन माने जाते हैं। ऑफ कोर्स अगर एक ही स्पीशीज के पोलन ग्रेन होते हैं तो उसे हम कॉम्पिटिबल मानते हैं, बट एक्सेप्शन कौन सा हम यहाँ पे आते हैं? एक स्पीशीज और एक प्लांट को स्पेसिफिक मानेंगे, किसमें? सेल्फ स्टेबिलिटी के अंदर। सेम प्लांट के जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो भी क्या हो सकते हैं? वो भी नॉन कॉम्पिटिबल हो सकते हैं। किस केस के अंदर? इन केस ऑफ सेल्फ स्टेबिलिटी। किस केस के अंदर? इन केस ऑफ सेल्फ स्टेबिलिटी। सेल्फ स्टेबिलिटी की कंडीशन के अंदर हमने डिस्कस किया है कि अगर सेम प्लांट के पोलन ग्रेन उसी के फीमेल पार्ट के ऊपर ग्रो अगर लैंड करेंगे तो वो जर्मिनेट नहीं हो पाएंगे, तो इस कंडीशन को सेल्फ स्टेबिलिटी बोला जाता है, जो टोबैको के अंदर ऑब्जर्व होती है। तो यहाँ पर एक चीज हमें समझ में आई कि पॉलिनेशन गारंटेड नहीं है कि राइट टाइप या कॉम्पिटिबल पोलन ग्रेन लैंड हो, और पॉलिनेशन के अंदर नॉन कॉम्पिटिबल पोलन ग्रेन भी लैंड हो सकते हैं। बट नॉन जो कॉम्पिटिबल पोलन ग्रेन है अगर ये लैंड हो गए तो उससे क्या होगा? अगर हम ऐसा इमेजिन करके देखें, अगर राइस प्लांट के पोलन ग्रेन यहाँ पर लैंड हो गए, अगर ये जर्मिनेट हो जाते और राइस प्लांट का जो मेल गैमेट है वो वीट प्लांट के एक सेल के साथ फ्यूज हो जाता, आगे जाकर जो जाइगोट बनता उसके अंदर प्रॉपर्टी चेंज हो जाती। यहाँ पर क्रोमोसोम के नंबर के अंदर वेरिएशन आ जाएगा, वैरायटी के अंदर वेरिएशन आ जाएगा, जो आगे जाकर जो नेक्स्ट जो जनरेशन बनेगी जिसे हम हाइब्रिड बोलेंगे, उसके अंदर मे भी ऐसी प्रॉपर्टीज हो जो प्रॉपर्टीज सराउंडिंग के लिए या हमारे लिए बेनिफिशियल हो ही नहीं।
तो इससे क्या हो सकता है, डिस्टर्बेंस आ सकती है नेचर के अंदर और स्पीशीज का जो एग्जिस्टेंस है वो खत्म भी हो सकता है कि कोई एक कांस्टेंट स्पीशीज है वो नेचर के अंदर कभी सर्वाइव कर ही नहीं सकती है, हर रोज नए हाइब्रिड बनते जाएंगे। बट नेचर ऐसा नहीं करती, नेचर ने इस प्रोसेस को बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल किया या टैकल किया है। तो इस वजह से ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है ये नहीं हो पाती, मतलब डिफरेंट जो स्पीशीज है उनके पोलन ग्रेन किसी पर्टिकुलर स्पीशीज के ऊपर लैंड तो कर सकते हैं बट वो जर्मिनेट नहीं कर पाएंगे। तो क्यों नहीं कर पाएंगे, एक बार लैंडिंग हो गई, लैंडिंग होने के बाद में जो चीज़ सबसे पहले इनकाउंटर में आएगी वही चीज़ रेस्पॉन्सिबल होती है इन चीज़, ये जो पोलन ग्रेन है उनकी जर्मिनेशन को करवाने के लिए या रिजेक्ट करवाने के लिए। तो यहाँ पर एक और पॉइंट हमें क्या समझ में आती है, सबसे तो यहाँ पर देखो इस पिस्टिल का कौन सा कंपोनेंट, स्टिग्मा वाला जो कंपोनेंट है या पिस्टिल है वो इसके काउंटर में आ रहा है। तो अब हम यहाँ पर एक और पॉइंट लिखेंगे, जो पिस्टिल है मतलब पिस्टिल का स्टिग्मा वाला जो कंपोनेंट है वो पिस्टिल का ही है। तो पिस्टिल जो है, पिस्टिल के पास एबिलिटी होती है, पिस्टिल के पास एबिलिटी होती है टू रिकॉग्नाइज द पोलन ग्रेन। किस चीज़ की एबिलिटी होती है, टू रिकॉग्नाइज द पोलन ग्रेन। इसके पास एबिलिटी है कि वो पोलन ग्रेन को रिकॉग्नाइज करे, टू रिकॉग्नाइज द पोलन ग्रेन। कैसे रिकॉग्नाइज करता है इसे भी हम अभी समझने वाले हैं। सबसे पहले आप ये समझो, तो इसको रिकॉग्नाइज कौन करता है, इसको रिकॉग्नाइज करता है कि पिस्टिल का जो पार्ट है, पिस्टिल के अंदर जो मेनली स्टिग्मा का स्टाइल का जो पार्ट है वो रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, पोलन ग्रेन की रिकॉग्नाइजेशन के लिए, उसकी जर्मिनेशन को टैकल करने के लिए। और मोस्ट प्रोबेबली जो स्टिग्मा का जो पार्ट होता है वही रेस्पॉन्सिबल होता है इस चीज़ के, पोलन ग्रेन की रिकॉग्नाइजेशन के करने के लिए। रिकॉग्नाइजेशन करने के बाद में दो ऑप्शन होंगे प्लांट के पास, या तो प्लांट को ये पता चलेगा कि जो पोलन ग्रेन आया है वो तो कैसा, किस टाइप का पोलन ग्रेन है, वो कॉम्पेटिबल पोलन ग्रेन है। इन द केस अगर वो कॉम्पेटिबल पोलन ग्रेन है तो इस केस में जो पिस्टिल है वो उसके हिसाब से ये जो पोलन ग्रेन है ये तो वैलिड माना जाएगा। अगर वैलिड माना जाएगा तो इस कंडीशन के अंदर जो पोस्ट पोलिनेशन इवेंट्स होते हैं, जो पोस्ट पोलिनेशन जो इवेंट्स है उनको प्रमोट किया जाएगा। पोस्ट पोलिनेशन, मैं फर्टिलाइजेशन नहीं टर्म यूज कर रहा हूँ, पोलिनेशन, पोलिनेशन के बाद में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। सो पोस्ट पोलिनेशन जो इवेंट्स है, यहाँ पर देखो आपको एक क्वेश्चन आ सकता है, किसके अंदर क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट में आ सकता है कि जो पिस्टिल है अगर वो रिकॉग्नाइज कर लेता है कॉम्पेटिबल पोलन ग्रेन को तो क्या वो प्रमोट करेगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट को। अगर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स लिखा हो तो वो स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगी। कौन से इवेंट को वो प्रमोट करेगा, पोस्ट पोलिनेशन इवेंट्स को वो प्रमोट करेगा। पोस्ट पोलिनेशन जो इवेंट्स है उन्हें क्या कर देगा, ये प्रमोट कर देगा। पोस्ट पोलिनेशन का मतलब क्या है, पोलिनेशन के बाद में, पोलिनेशन के जस्ट बाद में कौन सा इवेंट आता है, फर्टिलाइजेशन का। तो इसका मतलब ये फर्टिलाइजेशन का जो इवेंट है उस इवेंट को ये प्रमोट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। बट एक और भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि यहाँ पर जो पोलन ग्रेन है वो नॉन कॉम्पेटिबल या रॉन्ग टाइप के पोलन ग्रेन भी लैंड कर सकते हैं, ऑफकोर्स कर सकते हैं। तो दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है कि जो रॉन्ग टाइप के पोलन ग्रेन है, जो रॉन्ग टाइप के पोलन ग्रेन है वो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लैंड कर सकते हैं। रॉन्ग टाइप के लिए हम क्या टर्म यूज कर सकते हैं, नॉन कॉम्पेटिबल। नॉन कॉम्पेटिबल पोलन ग्रेन भी यहाँ पर लैंड कर सकते हैं। अगर नॉन कॉम्पेटिबल पोलन ग्रेन यहाँ पर लैंड करेंगे, इस केस के अंदर जो पिस्टिल है वो रिजेक्ट कर देगा पोलन ग्रेन को। वो क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा पोलन ग्रेन को, मतलब पोलन ग्रेन को रिजेक्ट कर देगा। किस लेवल पर रिजेक्ट करेगा, ये पोस्ट पोलिनेशन इवेंट को रिजेक्ट कर देगा, प्रिवेंट कर देगा। रिजेक्ट करने के बाद में ये प्रिवेंट कर देगा, प्रिवेंट द पोस्ट पोलिनेशन इवेंट्स। जो पोस्ट पोलिनेशन इवेंट है, पोस्ट पोलिनेशन जो इवेंट है, पोस्ट पोलिनेशन जो इवेंट्स है उन पोस्ट पोलिनेशन इवेंट को प्रिवेंट कर देगा, पोस्ट पोलिनेशन इवेंट्स को। और या ये क्या कर देगा, और प्रिवेंट द जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन, और प्रिवेंट द जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन। जो जर्मिनेशन होती है पोलन ग्रेन की उसको भी प्रिवेंट कर देगा, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन। कहाँ पर हो सकती है पोलन ग्रेन की जर्मिनेशन, स्टाइल के अंदर हो सकती है, स्टिग्मा के ऊपर हो सकती है। तो स्टिग्मा या स्टाइल के अंदर उसकी जो जर्मिनेशन का जो प्रोसेस चल रहा है, पोलन ग्रेन की जर्मिनेशन का प्रोसेस चल रहा है, उसको क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा। तो ये चीज़ आपको अच्छे तरीके से लर्न रखनी है। यहाँ पर हमें क्या समझ में आया कि पोलन ग्रेन कॉम्पेटिबल हो सकते हैं तो पोस्ट पोलिनेशन इवेंट या फर्टिलाइजेशन का जो इवेंट है उसे आगे प्रमोट किया जाएगा। अगर नॉन कॉम्पेटिबल हुए उस केस के अंदर पोलन ग्रेन को रिजेक्ट किया जाएगा। और रिजेक्ट का मतलब क्या है कि जो पोस्ट पोलिनेशन इवेंट्स है उन्हें प्रिवेंट किया जाएगा, उनको आगे नहीं होने दिया जाएगा। उसके साथ साथ
जो जर्मिनेशन होती है पोलन ग्रेन की स्टिग्मा के ऊपर या स्टाइल के अंदर, वहाँ पर भी उसको ब्लॉक किया जाएगा। तो एक चीज़ हमें ये समझ में आई कि पिस्टल ने क्या किया, पिस्टल ने कॉम्पिटेबल या नॉन कॉम्पिटेबल पोलन ग्रेन को रिकॉग्नाइज किया और रिकॉग्नाइज करने के बाद में जो उसे डिसीजन लेना था वो डिसीजन लिया। फिर दूसरा क्वेश्चन ये आता है, पिस्टल को कैसे पता चलता है कि ये वीट का पोलन ग्रेन, ये राइस का पोलन ग्रेन है? ये पिस्टल का जो पार्ट है इसके पास कोई आंखें तो है नहीं, तो ये रिकॉग्नाइज कैसे करता है? जैसे हम किसी चीज़ को देखकर उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, तो यहाँ पर इसके पास ऑफकोर्स आईज तो नहीं है, बट इसके पास डिटेक्टर्स है। वो कौन से होते हैं? केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं। तो एनसीईआरटी आगे क्या लिखती है? एनसीईआरटी आगे लिखती है जो हमें अच्छे तरीके से समझना है। तो मैं देखो नेक्स्ट पॉइंट लिख रहा हूँ, नेक्स्ट चीज़ में क्या लिख रहा हूँ, इसको मैं रफ कर रहा हूँ। एनसीईआरटी देखो क्या लिखती है, एनसीईआरटी लिखती है कि जो पिस्टल के अंदर क्या, जैसे ही पोलन ग्रेन पिस्टल के ऊपर लैंड करते हैं तो डायलॉग्स चलते हैं। वो जो डायलॉग्स हैं वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं इस चीज़ की डिटेक्शन करवाने के लिए, रिकॉग्नाइजेशन करवाने के लिए कि जो पोलन ग्रेन है वो कॉम्पिटेबल है या नॉन कॉम्पिटेबल है। तो यहाँ पर एक और चीज़ हमें समझनी है कि जो पिस्टल है, पिस्टल जो है वो रिकॉग्नाइज कैसे करती है, वो रिकॉग्नाइज कैसे करती है पोलन ग्रेन को, रिकॉग्नाइज द पोलन ग्रेन, कैसे पोलन ग्रेन को रिकॉग्नाइज करती है वो आपको समझना है। एनसीईआरटी लिखती है ये जो रिकॉग्नाइजेशन होता है ये कॉन्टिन्यूस डायलॉग की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? कॉन्टिन्यूस डायलॉग की वजह से होता है। ये जो कॉन्टिन्यूस डायलॉग्स है, जो कॉन्टिन्यूस जो डायलॉग है, ये कॉन्टिन्यूस जो डायलॉग्स है वो किसके बीच में होते हैं? जो कॉन्टिन्यूस जो डायलॉग्स है वो कॉन्टिन्यूस डायलॉग्स किसके बीच में होते हैं? कॉन्टिन्यूस डायलॉग बिटवीन, किसके बीच में? बिटवीन पिस्टल एंड पोलन ग्रेन। पिस्टल और पोलन ग्रेन के बीच में जो कॉन्टिन्यूस डायलॉग्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि पोलन ग्रेन कॉम्पिटेबल या नॉन कॉम्पिटेबल है। कैसे डिसाइड करते हैं? फिर से हमारा क्वेश्चन है कि डायलॉग का मतलब क्या हो गया कि उनके बीच में कुछ इंटरेक्शन होगा। तो ऑफकोर्स तो ये आगे का एनसीईआरटी कंटिन्यू करती है कि ये जो रिकॉग्नाइजेशन है या जो कॉन्टिन्यूस जो डायलॉग्स है ये किसके ऊपर बेस्ड है? दिस डायलॉग, ये जो डायलॉग है ये किसके ऊपर बेस्ड? दिस डायलॉग इज मेडिटेट का मतलब ये स्टार्ट होता है या कंट्रोल होता है, दैट इज मेडिटेट बाय केमिकल कंपोनेंट ऑफ पोलन ग्रेन। जो पोलन ग्रेन के केमिकल कंपोनेंट होते हैं, केमिकल जो कंपोनेंट होते हैं किसके? केमिकल कंपोनेंट पोलन ग्रेन के जो होते हैं, केमिकल कंपोनेंट ऑफ पोलन ग्रेन जो किसके साथ इंटरएक्ट करते हैं? पिस्टल के साथ। पोलन ग्रेन interact with the pistil, interact those of pistil। जो केमिकल कंपोनेंट होते हैं, किसके केमिकल कंपोनेंट होते हैं? कि जो पोलन ग्रेन के केमिकल कंपोनेंट होते हैं वो पिस्टल के साथ इंटरएक्ट करते हैं। और ये जो एक केमिकल क्या होता है, केमिकल कम्युनिकेशन होती है, वो केमिकल कम्युनिकेशन होने के बाद में इस चीज़ का फैसला लिया जाता है कि जो पोलन ग्रेन वो कॉम्पिटेबल है नॉन कॉम्पिटेबल है। तो आपको देखो दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर मिल गया कि पिस्टल को कैसे पता चलता है। तो पिस्टल को कैसे पता चलता है? कॉन्टिन्यूस डायलॉग की वजह से। वो कॉन्टिन्यूस जो डायलॉग है वो केमिकल कंपोनेंट्स जो होते हैं पोलन ग्रेन के, जो स्टिग्मा के साथ क्या कर रहे हैं, जो इंटरएक्ट कर रहे हैं या पिस्टल के साथ इंटरएक्ट कर रहे हैं, वो डिसाइड करते हैं कि कॉम्पिटेबल टाइप का पोलन ग्रेन वहां पर है या नॉन कॉम्पिटेबल टाइप का पोलन ग्रेन है। तो ये चीज़ हमें अच्छी तरीके से समझ में आ गई। देखो मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझो मेरी बात सुनो। ये देखो क्या है, ये एक पिस्टल का पार्ट है, इसके ऊपर क्या आ गया? इसके ऊपर कोई पोलन ग्रेन आ गया है। इसमें हम यहाँ पे मान के चलते हैं इसके पास एक्साइन इंटाइन की सारी लेयर प्रेजेंट है। अभी हम सिर्फ हमारे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अब आपको पता है कि अगर ये एक पोलन ग्रेन है तो इसके पास कुछ ना कुछ तो केमिकल्स होंगे, इसके पास क्या होंगे? कुछ ना कुछ केमिकल्स होंगे। अब ये जो केमिकल्स है, अगर सपोज करो ये वीट प्लांट है, ये कौन सा प्लांट, ये किस प्लांट के पोलन ग्रेन है? वीट प्लांट के पोलन ग्रेन है। तो इस स्टिग्मा के अंदर भी जो केमिकल्स प्रेजेंट होंगे वो भी किसको रिकॉग्नाइज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे? वीट प्लांट के पोलन ग्रेन को रिकॉग्नाइज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे। अब जब ये इनके बीच में क्या होगा? एक डायलॉग चलेगा। डायलॉग का मतलब क्या? एक टाइप की केमिकल रिएक्शन चलेगी, एक टाइप की केमिकल कॉम्बिनेशन चलेगा जो इस चीज़ की श्योरिटी देगा क्या ये जो केमिकल्स है जो पहले इस पार्ट के अंदर, फीमेल पार्ट के अंदर केमिकल प्रेजेंट है, उसके साथ मैचअप हो पा रहे हैं, उसके साथ फिट हो पा रहे हैं, नहीं हो पा रहे हैं, किलो कॉन्सेप्ट के हिसाब से। अगर वो फिट हो गए तो उस केस के अंदर तो कॉम्पिटेबल माना जाएगा और आगे के प्रोसेस के लिए वेलकम किया जाएगा, आगे के प्रोसेस को सपोर्ट किया जाएगा।
इन द केस अगर नहीं है, मतलब ये कॉम्पिटेबल नहीं है, डिस्टर्बेंस आ रही है, तो आगे की प्रोसेस को सपोर्ट नहीं किया जाएगा और ये पोलन ग्रेन की जो जर्मिनेशन है उसको क्या किया जाएगा, स्टॉप किया जाएगा, प्रिवेंट किया जाएगा। तो आपको समझ में आ गया। तो इसका मतलब यहाँ पे एनसीईआरटी यही लिखती है कि जो पोलन ग्रेन के केमिकल कंपोनेंट जो पिस्टल के साथ इंटरेक्ट करते हैं वही रेस्पॉन्सिबल होते हैं पोलन पिस्टल इंटरेक्शन के लिए, या कॉम्पिटेबल और नॉन कॉम्पिटेबल पोलन ग्रेन के बीच में डिफरेंस क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पर एक चीज़ हमें समझनी है कि पोलन पिस्टल इंटरेक्शन का प्रोसेस कहाँ से कहाँ तक चलता है, मतलब कहाँ से कहाँ तक चलता है। तो ये चीज़ समझना अच्छे तरीके से। जो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन है, तो इस टाइप के इंटरेक्शन को हम क्या बोलते हैं, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, जो कॉन्टिन्यूस डायलॉग की वजह से होती है, केमिकल मेडिएटेड प्रोसेस है। ये जो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन का जो प्रोसेस है हम कहाँ से कहाँ तक मानेंगे। तो एनसीईआरटी लिखती है कि पोलन पिस्टल इंटरेक्शन का जो प्रोसेस है कब से स्टार्ट होता है, जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर लैंड करते हैं। पोलन ग्रेन जब स्टिग्मा के ऊपर लैंड करते हैं, वहाँ से लेकर जो भी प्रोसेस स्टार्ट होता है वहाँ से, आइदर उसको एक्सेप्ट करना, रिजेक्ट करना, ये जो प्रोसेस वहाँ से जब स्टार्ट होता है, वहाँ से लेकर कहाँ तक, अंटिल पोलन ट्यूब एंटर इनटू, अंटिल पोलन ट्यूब एंटर इनटू ओव्यूल, कि जब तक ओव्यूल के अंदर पोलन ट्यूब एंटर नहीं होती तब तक जो भी प्रोसेस होता है, ये सारा जो प्रोसेस है किस में काउंट किया जाता है, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन के अंदर काउंट किया जाता है। मतलब जैसे ये स्टिग्मा है, इसके ऊपर जैसे पोलन ग्रेन लैंड करते हैं, उसके बाद में पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा, ये पोलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर एंटर हो जाएगी। तो स्टिग्मा के ऊपर लैंड करने के बाद में ओव्यूल तक एंटर होने तक जो भी प्रोसेस चलता है, ये पूरा प्रोसेस किस में काउंट किया जाता है, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन के अंदर काउंट किया जाता है। इसी वजह से मैं स्टार्टिंग में बोल रहा था कि फर्टिलाइजेशन के अंदर जो हम सब टाइप लिख रहे हैं वो एक पॉलिनेशन के या पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, पॉलिनेशन नहीं, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन के ही सब टाइप है। क्योंकि यहाँ पर कहाँ से कहाँ तक इवेंट आ गए, पोलन ग्रेन जब स्टिग्मा के ऊपर लैंड करते हैं, जब स्टिग्मा के ऊपर लैंड करते हैं, वहां से लेकर अंटिल पोलन ट्यूब एंटर इनटू ओव्यूल, जब तक वो पोलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर एंटर नहीं हो जाती तब तक का जो प्रोसेस है वो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में आता है। हमने फर्टिलाइजेशन के अंदर फर्स्ट क्या स्टेप लिखा था, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। सेकंड स्टेप हमने क्या लिखा था, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन और स्टिग्मा। तो जाहिर सी बात, जब जर्मिनेशन होगी तभी तो जो पोलन ट्यूब का ग्रोथ होगा, तो वो भी किस में आ गया, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन के अंदर आ गया। उसके बाद हमने थर्ड जो पॉइंट लिखी थी वो एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द ओव्यूल, ये भी किस में आएगा, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन के अंदर आएगा। तो ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से लर्न रखनी है। अब यहाँ पर जो अभी अब देखो हमारी क्या हुई, क्यूरियोसिटी एक जनरेट हुई, हमें ये जब कॉन्सेप्ट समझ में आया कि किसी भी स्पीशीज़ के पोलन ग्रेन किसी दूसरी स्टिग्मा के ऊपर वो जर्मिनेट नहीं कर सकते, क्योंकि हमें ये समझ में आया कि कुछ जो केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं पोलन ग्रेन के, वो स्टिग्मा के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उसके बाद में उस पोलन ग्रेन को आइदर एक्सेप्ट किया जाता है या उसे रिजेक्ट किया जाता है। तो हमारी क्यूरियोसिटी इंक्रीज हुई कि हम उन केमिकल कंपोनेंट्स को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, क्या हम उसको अल्टर कर सकते हैं या उन केमिकल कंपोनेंट्स को मॉडिफाई कर दे, ताकि राइस प्लांट का जो पोलन ग्रेन है वो वीट प्लांट का जो पिस्टल है उसके ऊपर जर्मिनेट करना स्टार्ट कर दे, और आगे जाकर जो राइस प्लांट का मेल गेमेट है वो वीट प्लांट के फीमेल गेमेट के साथ फ्यूज हो जाए। क्योंकि हमारी इंटरेस्टिंग पॉइंट होती है, हम ऐसे एक्सपेरिमेंट एनिमल के ऊपर तो ज़्यादातर नहीं करते, बट प्लांट के ऊपर तो एक्सपेरिमेंट ऐसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसलिए हमने क्या किया, हमने उसको और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश की। तो जब हमने ह्यूमंस में उसको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश की, तो ऑफ कोर्स जो भी हम मेहनत करते हैं वो कभी भी मेहनत ऐसे पानी में नहीं जाती, उसका कुछ ना कुछ तो रिजल्ट ज़रूर निकलता है। तो एनसीईआरटी लिखती है कि रिसेंट ईयर्स के अंदर, अभी का जो रिसेंट ईयर्स से मतलब अभी का जो इरा है, उसके अंदर जो प्लांट ब्रीडर्स है, जो बॉटनिस्ट है, वो सक्सीड हो गए हैं उन केमिकल कंपोनेंट्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं पोलन पिस्टल इंटरेक्शन को परफॉर्म करने के लिए। तो एक चीज़ आपको अच्छे तरीके से लर्न रखनी है, एनसीईआरटी क्या लिखती है कि अभी का जो टाइम है, मतलब अभी जो रिसेंट ईयर है, अभी का जो रहा है इन रिसेंट ईयर्स के अंदर जो प्लांट ब्रीडर्स है, कौन है, जो प्लांट ब्रीडर्स है, प्लांट ब्रीडर्स को जो हम बॉटनिस्ट अभी हम यहाँ पर मानते हैं, क्या मानते हैं, बॉटनिस्ट मानते हैं। ये जो बॉटनिस्ट है ये क्या हो गए हैं, इन्होंने ये सक्सेस हो गए हैं इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करने में कि ऐसे कौन से केमिकल कंपोनेंट होते हैं जो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। उन्होंने क्या किया, आइडेंटिफाई किया, रिकॉग्नाइज किया है, आइडेंटिफाई किया है उन केमिकल कंपोनेंट्स को
जो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। किसके लिए? जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं पोलन पिस्टल इंटरेक्शन के लिए। जो रेस्पॉन्सिबल किसके लिए होते हैं? जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं पोलन पिस्टल इंटरेक्शन के लिए। किसके लिए? पोलन पिस्टल इंटरेक्शन के लिए। पोलन पिस्टल इंटरेक्शन के लिए। तो अभी जो प्लांट ब्रीडर्स हैं उन्होंने आइडेंटिफाई किया ऐसे कौन से केमिकल कंपोनेंट है जो पोलन ग्रेन के जो पिस्टल के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उसके बाद में रिजेक्शन होता है या उसका एक्सेप्टेंस होता है। तो इसी टेक्निक को यूज़ किया जाता है। तो इसी को क्या किया जा रहा है? इसी टेक्निक को यूज़ किया जा रहा है मैनिपुलेट करने के लिए पोलन पिस्टल इंटरेक्शन के प्रोसेस को, ताकि हम डिजायर्ड हाइब्रिड को प्रोड्यूस कर सके। आगे एनसीईआरटी क्या लिखती है कि इसी प्रोसेस को या इसी टेक्निक को यूज़ किया जा रहा है। इस प्रोसेस को यूज़ किया जा रहा है। इस प्रोसेस को यूज़ किया जा रहा है किस चीज़ के लिए? टू मैनिपुलेट, किसको मैनिपुलेट करने के लिए? टू मैनिपुलेट पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। पोलन पिस्टल इंटरेक्शन के प्रोसेस को मैनिपुलेट करने के लिए, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन के प्रोसेस को मैनिपुलेट करने के लिए। ऐसा क्यों किया जा रहा है? टू गेट द डिजायर्ड हाइब्रिड, डिजायर्ड हाइब्रिड को बनाने के लिए। टू गेट डिजायर्ड हाइब्रिड। देखो इस पॉइंट को आप समझ पाए नहीं समझ पाए बताओ? टू गेट डिजायर्ड हाइब्रिड, डिजायर्ड हाइब्रिड। देखो ये पॉइंट क्या कह रही, समझो, देखो ध्यान से समझना। अभी मैंने आपको क्या बताया? अभी मैंने आपको ये बताया कि अगर राइस प्लांट का पोलन ग्रेन वीट प्लांट के ऊपर अगर फॉल हो जाता है तो वो जर्मिनेट नहीं हो पाएगा या वो रिजेक्ट हो जाएगा। अभी हमने ये समझा पोलन पिस्टल इंटरेक्शन के अंतर्गत नॉन कॉम्पिटेबल हुआ तो वो जर्मिनेट नहीं हो पाएगा। नॉन कॉम्पिटेबल का मतलब क्या हुआ? किसी और स्पीशीज के पोलन ग्रेन या सेम प्लांट के पोलन ग्रेन इन द केस ऑफ सेल्फ स्टेरिलिटी कंडीशन। तो जैसे ये देखिए क्या है, ये है स्टिग्मा। ये क्या है? स्टिग्मा। अगर इस स्टिग्मा के ऊपर ये किसकी स्टिग्मा है? मतलब यहाँ पे ये वाला पार्ट स्टिग्मा को रिप्रेजेंट करता है, स्टाइल को, ये ओवरी को। तो मैं मेनली ऊपर वाले पार्ट पे फोकस करता हूँ। ये कंप्लीटली पिस्टल को रिप्रेजेंट करेगा। ये जो पिस्टल वाला पार्ट होगा ये किसका है? ये वीट का है। ये वीट का है। अब यहाँ पे समझो कि अगर सराउंडेड के अंदर किसका ये है? ये यहाँ पर जो ये मेल पार्ट है राइस का, ये एंथर किसका है? ये एंथर भी राइस का होगा। डेसेंस ऑफ एंथर हो तो राइस प्लांट के अगर पोलन ग्रेन इस स्टिग्मा के ऊपर लैंड करते हैं जो वीट प्लांट की है, तो उस केस के अंदर इनकी जर्मिनेशन नहीं हो पाएगी। इस केस के अंदर क्या होगा? इनका जो जर्मिनेशन का प्रोसेस है वो जर्मिनेशन का प्रोसेस नहीं हो पाएगा, क्योंकि पोलन पिस्टल इंटरेक्शन इन पोलन ग्रेन को क्या कर देगा? रिजेक्ट कर देगा। क्या कर देगा? रिजेक्ट कर देगा। इस वजह से जर्मिनेशन भी क्या हो जाएगी? रिजेक्ट हो जाएगी। बट अभी जो प्लांट ब्रीडर्स हैं उन्होंने आइडेंटिफाई किया है ऐसे कौन से केमिकल कंपोनेंट होते हैं। कुछ केमिकल कंपोनेंट को आइडेंटिफाई किया है, सारे नहीं, कुछ। एनसीईआरटी क्या लिखती है? सम केमिकल कंपोनेंट्स। कुछ जो केमिकल कंपोनेंट्स है वो आइडेंटिफाई हो पाए हैं। अच्छे तरीके से लर्न रखना, सारे नहीं। यहाँ पे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ सकता है। क्या प्लांट ब्रीडर्स ने सारे केमिकल कंपोनेंट को आइडेंटिफाई कर दिया है जो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं? तो जब ऑल आए तो वो स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगी। सम केमिकल कंपोनेंट which are responsible for the pollen pistil interaction are identified by the plant breeders। तो प्लांट ब्रीडर्स ने, बोटनिस्ट ने, उन्होंने आइडेंटिफाई किया है। तो इसी टेक्निक को, ऐसी प्रोसेस को यूज करके वो मैनिपुलेट करना चाहते हैं इस प्रोसेस को, ताकि वो डिजायर्ड हाइब्रिड को गेट कर सके। मतलब कैसे? अगर वो जो ऐसे केमिकल कंपोनेंट जो राइस प्लांट के पोलन ग्रेन के ऊपर होते हैं जिसकी वजह से जर्मिनेट नहीं हो पाते हैं, अगर उन केमिकल्स को, सपोज को देखो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा केमिकल प्रेजेंट है, ये एक एक्स्ट्रा केमिकल प्रेजेंट है, ये एक्स्ट्रा केमिकल्स होने की वजह से ये जो पोलन ग्रेन जर्मिनेट नहीं हो पाते हैं। अगर हम इन केमिकल्स को हटा दें, अगर हम क्या करें, अगर हम यहाँ से इस पोलन ग्रेन को ले, इन केमिकल्स को क्या कर दें? मॉडिफाई कर दें। अब इस प्लांट के अंदर अब जो आगे जो पोलन ग्रेन बचेगा वो पोलन ग्रेन कैसा होगा? ऐसा होगा। जो ऐसे केमिकल जो रेस्पॉन्सिबल थे रिजेक्शन के लिए वो हटा दिए। अब इस ये पोलन ग्रेन है किसका? राइस का ही है। अगर हम वापस अगर इसको यहाँ पर लगा दें तो ये क्या हो सकता है? जर्मिनेट हो सकता है। और जर्मिनेट होने के बाद में यहाँ पर जो ओव्यूल होगा, उस ये जो पोलन ट्यूब यहाँ तक जाएगी, तो यहाँ पर जो मेल गेमेट होगा वो किसका होगा? जो मेल गेमेट होगा वो तो होगा राइस प्लांट का होगा। किसका होगा? राइस प्लांट का। और जो फीमेल गेमेट है वो किसकी होगी? जो फीमेल गेमेट है, फीमेल गेमेट जो किसका होगा? वो होगा वीट का। तो जब राइस और वीट प्लांट को दोनों का फ्यूजन हो जाएगा तो जो न्यू वेराइटीज निकलेगी उस वेराइटी को क्या बोला जाएगा? हाइब्रिड बोला जाएगा। तो डिजायर्ड हाइब्रिड को गेट करने के लिए
इस प्रोसेस को मैनिपुलेट किया जा सकता है, ऐसा एनसीईआरटी लिखती है। तो बट हम कंप्लीटली नहीं कर पाते हैं, किसी भी प्लांट के बीच में नहीं कर पाते हैं, कुछ ही केमिकल कंपोनेंट अभी तक हम आइडेंटिफाई कर पाए हैं। तो यहाँ तक जो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो जाता है। हम ये मानकर चलते हैं कि अगर जो प्लांट है ये वीट का प्लांट था, अगर इसके ऊपर कुछ पोलन ग्रेन राइस के गिर गए, कुछ वीट के पोलन ग्रेन गिर गए, उसके बाद में इस पोलन पिस्टल इंटरेक्शन का प्रोसेस चला, तो राइस प्लांट के जो पोलन ग्रेन थे वो तो हो गए रिजेक्ट, बट वीट प्लांट के जो पोलन ग्रेन उनकी जर्मिनेशन को प्रमोट किया जाएगा। तो अब कैसे होगा, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम ये मान के चलते हैं कॉम्पिटेबल पोलन ग्रेन जो है वो अब स्टिग्मा के ऊपर है, नॉन कॉम्पिटेबल पोलन ग्रेन अब नहीं है स्टिग्मा के ऊपर। अगर कॉम्पिटेबल पोलन ग्रेन वहां पर है तो आगे का प्रोसेस क्या होगा, अब कॉम्पिटेबल पोलन ग्रेन है तो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन के रिजल्ट में इन पोलन ग्रेन की जर्मिनेशन को सपोर्ट किया जाएगा। तो सपोर्ट कैसे किया जाएगा, तो या नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, तो नेक्स्ट प्रोसेस होगा जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा। नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा। नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा। स्टिग्मा के ऊपर क्या होगा, पोलन ग्रेन की जर्मिनेशन होगी। बट ये कैसे होगा, इसको ध्यान से समझना। देखो जैसे ही पोलन ग्रेन क्या होते हैं स्टिग्मा के ऊपर लैंड करते हैं, किसके ऊपर लैंड करते हैं, स्टिग्मा के ऊपर लैंड करते हैं। तो जैसे पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर लैंड करते हैं, यहाँ पर ये मानकर चलो कि इसके ऊपर एक्साइन की भी लेयर है, इंटाइन की भी लेयर है, सब मान के चलना, ठीक है। मैं बार बार नहीं बनाऊंगा बट आप मान के चलना, क्योंकि हमें पता है कि पोलन ग्रेन के ऊपर एक्साइन की भी लेयर होती है, इंटाइन की भी लेयर होती है, और जहाँ पर एक्साइन की कवरिंग एब्सेंट होती है उसे हम क्या बोलते हैं, जंप पोर बोलते हैं। ये हमें पहले से कॉन्सेप्ट पता है, तो इस वजह से मैं बार बार नहीं बना रहा हूँ। अब समझो, देखो अगर पोलन ग्रेन जैसे कॉम्पिटेबल पोलन ग्रेन अगर स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर गए तो क्या होगा, सबसे पहले तो क्या होगा, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन हो गया। पोलन पिस्टल इंटरेक्शन होने के बाद में क्या होगा, उसके बाद में जो स्टिग्मा है वो स्टिग्मा क्या करेगी, कुछ शुगर के कंटेंट को उसके साथ साथ कुछ मॉइस्चर को क्या करेगी, रिलीज करेगी। तो शुगर के कुछ मॉइस्चर को रिलीज करेगी जिसके अंदर कोई शुगर का कंटेंट होगा। इससे क्या होगा, ये जो पोलन ग्रेन है ये पोलन ग्रेन इसी कंटेंट को एब्जॉर्ब कर लेंगे। पोलन ग्रेन क्या करेंगे, पोलन ग्रेन इसी जो मॉइस्चर जिसके अंदर कोई शुगर प्रेजेंट है उसे क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। पोलन ग्रेन्स क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। जब भी कोई चीज़ किसी लिक्विड चीज़ को एब्जॉर्ब करेगी तो ऑफकोर्स उसकी साइज़ इंक्रीज होगी, तो यहाँ पर भी इनकी साइज़ इंक्रीज होगी। अब साइज़ इंक्रीज होने से क्या होगा, क्या और ज़्यादा ये बड़े हो जाएंगे, तो ये बड़े तो नहीं हो सकते, बड़े तो नहीं होंगे, बट इनकी ग्रोथ होगी। ग्रोथ किस फॉर्म में होगी, इनकी ग्रोथ होगी लेंथ वाइज होगी किसी एक पार्ट से। तो हमें पता है कि जहाँ पर एक्साइन की कवरिंग एब्सेंट होती है तो उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है जंप पोर। उसे क्या बोला जाता है, जंप पोर। जंप पोर कौन सा रीजन होता है, जंप पोर वो वाला रीजन होता है जहाँ पर एक्साइन की जो कवरिंग है वो एब्सेंट होती है, और जंप पोर वाले रीजन से जो इंटाइन है वो ग्रो करेगी ट्यूब की फॉर्म के अंदर। तो क्या होगा, पोलन ग्रेन इस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेंगे, उसके बाद में जो इंटाइन है वो ग्रो करेगी। इंटाइन कौन सी लेयर होती है, इनर लेयर होती है जो पेक्टिन और सेल्यूलोज की बनी हुई होती है पोलन ग्रेन के अंदर। तो जो इंटाइन है वो ग्रो करेगी। इंटाइन किस फॉर्म में ग्रो करेगी, इंटाइन ग्रो करेगी ट्यूब की फॉर्म के अंदर। किस फॉर्म में ग्रो करेगी, ट्यूब की फॉर्म में। कहाँ से ग्रो करेगी, फ्रॉम जंप पोर। ये चीज़ अच्छे तरीके से लर्न रखना। जहाँ पर एक्साइन की कवरिंग कम होती है, एब्सेंट होती है, तो उसका आंसर क्या होगा, एब्सेंट होती है। तो जहाँ पर एक्साइन की कवरिंग एब्सेंट होती है वहाँ से ये जो ट्यूब है वो ग्रो करेगी। तो इस ट्यूब को क्या बोला जाएगा, पोलन ट्यूब बोला जाएगा। इसे हम क्या बोलते हैं, पोलन ट्यूब। तो पोलन ट्यूब इसे हम क्या बोलेंगे, पोलन ट्यूब। इसे क्या बोलेंगे हम, पोलन ट्यूब। तो पोलन ट्यूब यहाँ से क्या करेगी, ग्रो करेगी। कुछ प्लांट के अंदर एक जो पोलन ग्रेन है वहाँ से सिर्फ वन पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन होती है। कितनी पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन होती है, जर्मिनेट होती है, एक पोलन ट्यूब जर्मिनेट होती है। कुछ प्लांट के पोलन ग्रेन्स के अंदर एक से ज़्यादा, मोर देन वन पोलन ट्यूब जर्मिनेट होती है। अगर एक पोलन ट्यूब जर्मिनेट होती है तो इस कंडीशन को मोनोसाइफिनस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मोनोसाइफिनस। मोनोसाइफिनस जो कंडीशन है ये मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म में दिखाई देती है। मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर, जो मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट है उनके पोलन ग्रेन से सिंगल पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन होती है। एग्जांपल के हिसाब से जैसे कैप्सिला के अंदर भी ये कंडीशन देखी जाती है। किसके अंदर, कैप्सिला जो प्लांट है इसके अंदर भी ये कंडीशन देखी जाती है। बट अगर एक से ज़्यादा अगर पोलन ट्यूब ग्रो होती है तो उसे क्या बोला जाता है,
पॉलीसाइफोनस, उस कंडीशन को पॉलीसाइफोनस बोला जाता है। ये हमें कुकुरबिटेसी मालवेसी फैमिली में दिखाई देती है, बट उसके एग्जांपल एनसीईआरटी में नहीं लिखे हुए, तो हमें उनके एग्जांपल लर्न करने की जरूरत नहीं है। बट आपको ये पता होना चाहिए अगर एक से ज़्यादा पोलन ट्यूब फॉर्म होती है तो उस कंडीशन को पॉलीसाइफोनस बोला जाता है। अब नेक्स्ट क्या होगा, देखो अब जो ये पोलन ट्यूब है, देखो अब क्या होगा, यहाँ से जो पोलन ट्यूब है, जैसे ये है, ये जो पोलन ट्यूब है, अब ये ग्रो करेगी, इन टाइम ग्रो कर रही है, किस फॉर्म में, पोलन ट्यूब की फॉर्म में ग्रो कर रही है। और एक्साइन की लेयर यहाँ पे सपोज करना, ठीक है, यहाँ पे एक्साइन की लेयर भी प्रेजेंट है, तो बार बार मैं अभी आके नहीं बनाऊंगा, तो लर्न रखना है, ऐसे मत समझना कि एक्साइन की लेयर गायब होगी, नहीं, गायब नहीं हुई है, बार बार नहीं बनाएंगे अब। तो जो ये पोलन ट्यूब है, अब पोलन ट्यूब को क्या चाहिए, एंट्रेंस चाहिए, पोलन ट्यूब अंदर ग्रो करना चाहती है, बट पोलन ट्यूब जैसे ग्रो करने की कोशिश करेगी तो ऑफकोर्स स्टिग्मा के ऊपर भी कुछ क्या प्रेजेंट है, टिश्यू प्रेजेंट है, स्टाइल के अंदर भी कुछ टिश्यू हो सकते हैं, तो अभी कैसे ग्रो करेगी, उसे उन टिश्यू को डाइजेस्ट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब जो पोलन ट्यूब है वो उसको कुछ ना कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करने पड़ेंगे जो स्टिग्मा स्टाइल को डाइजेस्ट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे। तो क्या ऐसा होता है, तो उसका आंसर है यस, ऑफ कोर्स ऐसा होता है। तो पोलन ट्यूब क्या करती है, पोलन ट्यूब सीक्रेट करती है कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम को, कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम को। इन डाइजेस्टिव एंजाइम की वजह से क्या इस डाइजेस्टिव एंजाइम की वजह से जो स्टिग्मा वाला पोर्शन है, जो स्टिग्मा वाला पोर्शन है या स्टाइल वाला पोर्शन हो, स्टाइल या स्टिग्मा वाले पोर्शन के अंदर क्या होता है, टिश्यू जो होते हैं, टिश्यू की डाइजेशन होती है, जो आसपास में प्रेजेंट होते हैं या जो कंटेंट है उनकी डाइजेशन होती है, और डाइजेशन होने की वजह से इस पोलन ट्यूब को पाथ मिल पाता है ग्रो करने के लिए, ताकि वो अच्छे तरीके से ग्रो कर सके। जैसे सपोज करो ये पोलन ट्यूब है, अगर ये पोलन ट्यूब ग्रो करना चाहती है, पोलन ट्यूब क्या करना चाहती है, ग्रो करना चाहती है। अगर पोलन ट्यूब ग्रो करेगी, अगर कोई आगे कोई ऐसे सॉलिड चीज़ है जो उसे रेजिस्ट कर रही, ग्रो नहीं होने दे रही है, तो अभी आगे जा भी नहीं पाएगी। तो ये क्या करती है, कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करती है जो उसको पाथ प्रोवाइड करने के लिए रेस्पॉन्सिबल हो, ये पोलन ट्यूब आगे की तरफ ग्रो करती जाएगी। पोलन ट्यूब की जो ग्रोथ है वो क्या ऐसे साइड वाइज भी होती है, लेटरली होती है, थिकनेस बढ़ती है, तो उसका आंसर है नो। इसकी जो ग्रोथ होती है सिर्फ टिप पे होती है, लेंथ वाइज ग्रोथ को शो करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो एक और चीज़ लर्न रखना कि पोलन ट्यूब के अंदर एपिकल पोर्शन से ग्रोथ होती है, किस वाले, जो एपिकल पोर्शन है वो ग्रो करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, और इस टाइप की ग्रोथ को हम बोलते हैं लेंथ वाइज ग्रोथ मानते हैं। किस टाइप की ग्रोथ होती है, लेंथ वाइज। ये कहाँ पर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है क्लास 11th के अंदर, क्लास 11th के अंदर जो प्लांट फिजियोलॉजी का चैप्टर है जिसके अंदर प्लांट ग्रोथ एंड हार्मोन्स, उस वाले चैप्टर के अंदर लिखा हुआ, ग्रोथ प्लांट ग्रोथ वाला जो टॉपिक है उसमें लिखा हुआ है। अब जैसे ही पोलन ट्यूब किस में एंटर होगी, स्टाइल वाले पोर्शन के अंदर एंटर होगी। स्टिग्मा से कहाँ से एंटर हो जाएगी, अब स्टिग्मा वाले पोर्शन को थोड़ा इसने क्या कर दिया, जैसे हम यहाँ पर मानते हैं, थोड़े स्टिग्मा वाले पोर्शन को इसने डाइजेस्ट कर दिया, अब इसको क्या मिल गया, पाथ मिल गया। अब इस स्टाइल वाले पोर्शन के अंदर एंटर होगी। जैसे ही स्टाइल वाले पोर्शन के अंदर एंटर होगी, जैसे यहाँ पर तो मैंने स्पेस बनाया, बट ये क्या होते हैं, पोलन ग्रैंड स्टिग्मा के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में ही होते हैं। अब जैसे स्टाइल वाले पोर्शन के अंदर एंटर होगी, तब क्या होगा, तब देखो क्या होगा, तब अच्छे तरीके से लर्न रखो। उस वक्त कौन कौन से इवेंट होंगे, उस वक्त क्या होगा, जो वेजिटेटिव जो न्यूक्लियस है, वेजिटेटिव सेल का जो न्यूक्लियस था वो पोलन ट्यूब के टिप वाले पोर्शन पे आ जाएगा। वो पोलन ट्यूब, जो पोलन ट्यूब का जो टिप वाला पोर्शन पोलन ट्यूब के अंदर एंटर करेगा, और कहाँ पर प्रेजेंट होगा, टिप वाले पोर्शन के ऊपर प्रेजेंट होगा। कहाँ पर प्रेजेंट होगा, टिप वाले पोर्शन के ऊपर वो प्रेजेंट होगा। वेजिटेटिव न्यूक्लियस को ट्यूब न्यूक्लियस भी बोला जाता है। एक और चीज लर्न रखना, वेजिटेटिव न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं, ट्यूब न्यूक्लियस भी बोलते हैं, ट्यूब न्यूक्लियस भी बोला जाता है। तो ये टर्म भी यूज किया जा सकता है, बट मोस्टली कौन सा टर्म यूज किया जाएगा, वेजिटेटिव न्यूक्लियस वाला जो टर्म है वो यूज किया जाएगा। उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में होगा लेटर, उसके बाद में उसके पीछे पीछे क्या आएंगे, लेटर। जो जनरेटिव सेल है, जनरेटिव सेल है वो एंटर करेगा प्रेजेंट बिहाइंड, और वो कहाँ पर प्रेजेंट होगा, इसके पीछे प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट बिहाइंड, उसके पीछे, किसके, वेजिटेटिव न्यूक्लियस के पीछे, वो वेजिटेटिव न्यूक्लियस के पीछे प्रेजेंट होगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो क्या हुआ, देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने ऑब्जर्व किया कि ये, जैसे इसको और हम जूम करके ऑब्जर्व कर रहे हैं कि पोलन ट्यूब की थोड़ी ग्रोथ हुई है। अब जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है वो तो टिप वाले पोर्शन के ऊपर प्रेजेंट है, और उसके बाद में
यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर हमें एक सेल दिख रहा है, स्पिंडल शेप सेल दिख रहा है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है जनरेटिव सेल को। तो ये तो कौन सा सेल है, जनरेटिव सेल। ये कौन सा सेल है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस। वेजिटेटिव न्यूक्लियस का क्या काम होता है, ट्यूब न्यूक्लियस का क्या काम होता है। ये वेजिटेटिव जो न्यूक्लियस है ये पोलन ट्यूब की ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। किसके लिए, पोलन ट्यूब की जो ग्रोथ है उसको मेंटेन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, उसको मेंटेन करता है। तो मेंटेन करेगा तो ऑफकोर्स इसे क्या चाहिए होगी, कुछ न्यूट्रिशन। मतलब पोलन ट्यूब अगर आगे ग्रो कर रही है तो इसे कुछ न्यूट्रिशन चाहिए होगी, तब जाकर न्यूक्लियस अपना कुछ सिग्नलिंग कर पाएगा, कमांड दे पाएगा, जिसकी वजह से जो ग्रोथ है मेंटेन हो पाएगी। देखो आप खुद सोचो इस पोलन ग्रैंड के अंदर कितनी न्यूट्रिशन होगी या कहाँ तक इस न्यूट्रिशन को यूटिलाइज करके ये जो पोलन ट्यूब है ग्रो कर सकती है। स्टार्टिंग के अंदर जो न्यूट्रिशन होती है वो इसके पास जो वेजिटेटिव सेल का जो साइटोप्लाज्म था उसके पास जो न्यूक्लियर उसके अंदर जो न्यूट्रिशन थी उसको यूटिलाइज करके कुछ पोलन ट्यूब ने ग्रोथ शो कर दी, बट ये आगे कंटिन्यू नहीं कर सकती या इसी तरीके से वो आगे नहीं चल सकती। उसे क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, तब जाके वेजिटेटिव जो न्यूक्लियस है वो पोलन ट्यूब की ग्रोथ को मेंटेन रख सकेगा। तो इसकी ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए कुछ न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। न्यूट्रिशन कहाँ से आती है, कौन कौन से न्यूट्रिएंट चाहिए, जिसके अंदर मेनली बोरोन की इस ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए इसको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ती है, पोलन ट्यूब की ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है कुछ न्यूट्रिशन की, जिसके अंदर बोरोन और कैल्शियम, बोरोन और किसकी पड़ती है, कैल्शियम की। अगर हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आए कि पोलन ट्यूब की ग्रोथ के लिए कौन सा न्यूट्रिएंट रेस्पॉन्सिबल है, बोरोन और कैल्शियम, बोरोन ऑप्शन फर्स्ट में हो, ऑप्शन सेकंड में कैल्शियम हो, ऑप्शन थर्ड में मैग्नीशियम हो, ऑप्शन फोर के अंदर बेरिलियम हो। अब हमारे पास हमें पता है कि दोनों रेस्पॉन्सिबल है, बट मोस्टली कौन सा होता है, तो उसका आंसर क्या जाएगा, बोरोन जाएगा। तो आपको एक चीज़ लर्न रखनी कि मोस्टली बोरोन रेस्पॉन्सिबल होता है पोलन ट्यूब की ग्रोथ को मेंटेन रखने के लिए। अब क्या होगा आगे देखो क्या होगा, जो आगे उसके बाद में क्या होगा कि जो ये वेजिटेटिव सेल है ये डिवाइड हो जाएगा और ये क्या फॉर्म करेगा, ये वेजिटेटिव सेल फॉर्म करेगा दो और मेल गैमेट को। देखो आगे नेक्स्ट क्या होगा, पोलन ट्यूब। अब आगे देखो क्या होगा, आगे हम बोलेंगे कि जो वेजिटेटिव सेल नहीं, जनरेटिव सेल। अगर यहाँ पे मैंने वेजिटेटिव सेल टर्म यूज़ किया है दैट इज़ रॉन्ग, यहाँ पर क्या आएगा, जनरेटिव। जो जनरेटिव सेल है, जो जनरेटिव जो सेल है, ये जनरेटिव सेल क्या होगा, ये जनरेटिव सेल डिवाइड हो जाएगा। ये जनरेटिव सेल क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जैसे ही जनरेटिव सेल डिवाइड होगा तो क्या होगा, तो दो और सेल बन जाएंगे, दो सेल बन जाएंगे। इसका मतलब किस टाइप की सेल डिवीजन हुई है, यहाँ पर माइटोसिस होती है, क्योंकि अब जो नए सेल बने इनके अंदर क्रोमोसोम के नंबर भी क्या रहने वाले, सेम रहने वाले हैं। तो जनरेटिव सेल डिवाइड होगा माइटोसिस से, दो और सेल बनेंगे, इन सेल को क्या बोला जाएगा, मेल गैमेट। तो टू मेल गैमेट्स की फॉर्मेशन होगी, टू मेल गैमेट्स की फॉर्मेशन होगी, टू किसकी फॉर्मेशन होगी, मेल गैमेट्स की फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पर आप अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करोगे तो हमें टिप के ऊपर तो वेजिटेटिव न्यूक्लियस दिखाई देगा, उसके बाद में हमें यहाँ पर अब एक और सेल दिखाई देगा और यहाँ पर भी एक और सेल दिखाई देगा। ये जो दोनों सेल है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये मेल गैमेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किसको, मेल गैमेट्स को। दो है तो इसलिए से गैमेट्स यूज़ कर, तो मेल गैमेट्स को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो समझ में आ गया। एक्साइन की लेयर यहाँ पर होगी, एक्साइन की लेयर जो है वो तो प्रेजेंट होगी, जो ऊपर की तरफ प्रेजेंट है और ये ग्रो कर रहा है। अब देखो अंदर की तरफ ये जा रहा है, इसका मतलब क्या, आगे का जो ये प्रोसेस है ये क्या हो रहा है, कंटिन्यूस हो रहा है। अब ये पोलन ट्यूब जो है वो अंदर की तरफ एंटर हो रही है और अंदर की तरफ ऐसे जा रही है। न्यूट्रिशन जो ये है वो स्टेलर रीजन से ले रही है। अब एनसीईआरटी लिखती है दो और चीज़ें आपको अच्छी तरीके से लर्न रखनी है। यहाँ पर क्या जो पोलन ग्रेन है वो खुद मूव करते हुए अंदर की तरफ गया, तो उसका आंसर नो, वो तो एक जगह पर ही प्रेजेंट है, उसकी ग्रोथ हो रही है, उसकी ग्रोथ की वजह से उसका जो कुछ पार्ट है वो वहाँ पर जा रहा है जहाँ पर उसको जाना चाहिए। मतलब कहाँ पर जाने की कोशिश कर रहा है, वो ओव्यूल के पास जाने की कोशिश कर रहा है। किसके पास, ओव्यूल के पास जाने की कोशिश कर रहा है और वो ओव्यूल तक पहुँच भी जाएगा। तो ऐसी ग्रोथ जिसके अंदर, ऐसी ग्रोथ प्लांट के अंदर जिसके अंदर जो मेन बॉडी होती है वो तो वहीं पर रहती है, पर उसका कोई पार्ट ग्रो करता है, उसके लिए हम ट्रोपिक टर्म यूज़ करते हैं। जैसे हमने फोटोट्रोपिज्म यूज़ किया, हाइड्रोटोपिज्म टर्म यूज़ किया था। जैसे जो रूट है वो पॉजिटिव हाइड्रोटोपिज्म शो करती है या नेगेटिव फोटोट्रोपिक ग्रोथ को शो करती है। तो इसी तरीके से यहाँ पर हम देख रहे हैं पोलन जो ग्रेन है वो तो वहीं पर स्टेशनरी है, बट उसकी जो ट्यूब वाला पोर्शन है वो किसी केमिकल के टुवर्ड जा रहा है, किसी केमिकल के टुवर्ड जा रहा है। इसलिए यहाँ पर जो पोलन ट्यूब की ग्रोथ हुई है उस पोलन ट्यूब की ग्रोथ के लिए क्या टर्म यूज़ किया जाएगा, जो पोलन ट्यूब की यहाँ पर जो ग्रोथ होती है, पोलन ट्यूब की जो ग्रोथ होती है उसके लिए हम क्या टर्म यूज़ करते हैं, उसकी ग्रोथ के लिए टर्म यूज़ किया जाता है कीमो। कीमो क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि कुछ जो केमिकल्स हैं
वो इस पोलन ट्यूब की ग्रोथ को गाइड करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, उन केमिकल्स के टूवर्ड ये पोलन ट्यूब ग्रो करती है। तो इसलिए हम कीमो टर्म यूज़ कर रहे हैं। और कीमो किस टाइप का, कीमोट्रोपिक होगा। कैसा होगा, कीमोट्रोपिक। कीमोट्रोपिक इस वजह से यूज़ कर रहे हैं कि मेन बॉडी तो वहीं पर है और उसका कुछ और पार्ट ग्रो कर रहा है। अगर ये मेन बॉडी खुद ही मूव करती तो उसके लिए कीमोटैक्टिक टर्म यूज़ किया जाता, बट ऐसा नहीं है। बट यहाँ पर कैसा है, कीमोट्रोपिक है। तो ये चीज़ आपको अच्छे तरीके से लर्न रखना है। यहाँ पर ये जो पूरा प्रोसेस है ये क्यों हो रहा है, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन क्यों हुआ, उसके पीछे अगर कोई हमें रीज़न पूछे तो हम क्या रीज़न देंगे कि जो मेल गैमेट्स होते हैं ये किस नेचर के होते हैं, नॉन मोटाइल नेचर के होते हैं। ये नॉन मोटाइल नेचर के होते हैं, इस वजह से क्या होता है, मेल गैमेट किस नेचर के होते हैं, नॉन मोटाइल नेचर के होते हैं। इसी वजह से पोलन ट्यूब ग्रो कर रही है ताकि इन मेल गैमेट्स को एक सेल के पास पहुंचाया जाए और फर्टिलाइजेशन हो पाए। अब एक और चीज़ देखो, अच्छे तरीके से लर्न रखना। एनसीईआरटी स्टाइल की नेचर के बारे में लिखती है, 2 पॉइंट्स लिखती है, 2 यहाँ पे कॉन्सेप्ट आते हैं जो आपको अच्छे तरीके से समझने हैं। एनसीईआरटी लिखती है ये पोलन ट्यूब इस स्टाइल के अंदर एंटर हुई, इस स्टाइल की नेचर क्या होगी, इस स्टाइल की नेचर क्या होगी। देखो स्टाइल की 2 टाइप की नेचर हो सकती है। या स्टाइल क्या हो सकती है, सॉलिड हो सकती है। अगर स्टाइल सॉलिड होगी तो सॉलिड के केस के अंदर इसके अंदर क्या होंगे, कुछ इसके अंदर कुछ ट्रांसमिशन टिश्यू होंगे। क्या होंगे, कुछ ट्रांसमिशन टिश्यू होंगे जो इनर कोर में प्रेजेंट होते हैं। जो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, इनर कोर में प्रेजेंट होते हैं। जो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं पोलन ट्यूब की ग्रोथ के लिए। पोलन ट्यूब की ग्रोथ के लिए क्या होते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं और न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करवाते हैं। और इसी रीजन से जो पोलन ट्यूब होती है वो ग्रो कर पाती है, न्यूट्रिशन भी लेती है। मतलब पोलन ट्यूब ग्रो भी कर पाएगी इस रीजन से और उसके साथ साथ न्यूट्रिशन भी ले पाएगी। सॉलिड का मतलब क्या है, यहाँ पर देखो समझना, सॉलिड का मतलब क्या है, इस कॉन्सेप्ट को समझना। देखो पोलन ट्यूब अगर सॉलिड नेचर की है तो इसका क्या मतलब है, समझो, ध्यान से समझो। सॉलिड का मतलब ये है कि यहाँ पर कुछ इस तरीके से, जैसे ये वाला जो रीजन है इसके अंदर कुछ रीजन जो होगा, कुछ स्पेसिफिक रीजन होगा जो अलाउ किया जाएगा जहाँ से पोलन ट्यूब जो है वो ग्रो कर सकती है। तो ये जो रीजन है, टिश्यू है, वो रेस्पॉन्सिबल है किस चीज़ के लिए, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए, पोलन ट्यूब को आगे बढ़ाने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए। और इसी रीजन को क्या बोला जाता है, हम इसे बोलते हैं ट्रांसमिशन टिश्यू प्रेजेंट होते हैं जो इनर कोर में प्रेजेंट होते हैं। अगर हम इन टिश्यू को अगर और अच्छे तरीके से जूम करके देखें तो कुछ इस तरीके से, अगर हम इसको ऐसे ट्रांसफर सेक्शन के अंदर कट करें तो हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे। मतलब यहाँ पर ऐसे सेल प्रेजेंट है, इन सेल के बीच में क्या होगा, इन सेल के बीच में इंटरसेल्यूलर स्पेस होती है। देखो यहाँ पे सेल के बीच में आपको स्पेस दिखाई दे रही है, इसे हम बोलते हैं इंटरसेल्यूलर स्पेस। ये इंटरसेल्यूलर स्पेस मैट्रिक्स से क्या होती है, फिल होती है। क्या होती है, मैट्रिक्स से फिल होती है। जैसे ही पोलन ट्यूब आएगी तो पोलन ट्यूब, जैसे यहाँ पोलन ट्यूब आई तो पोलन ट्यूब को ऐसे रास्ता मिल जाएगा और पोलन ट्यूब को उसके साथ साथ क्या हो जाएगा, उसके साथ साथ इसे न्यूट्रिशन भी मिल पाएगी, ऐसे पोलन ट्यूब ग्रो कर लेगी। जैसे स्टाइल का रीजन तो बहुत बड़ा था, बट इसमें से एक स्पेसिफिक रीजन जहाँ से ये जो टिश्यू प्रेजेंट थे, जिसकी वजह जहाँ से जो पोलन ट्यूब ग्रो कर पाई, तो उस रीजन को हमने क्या बोला, उस रीजन को, हाँ, उस रीजन में जो टिश्यू प्रेजेंट है उसे हम बोलते हैं ट्रांसमिशन टिश्यू बोलते हैं। इस नेचर को क्या बोला जाता है, सॉलिड नेचर बोला जाता है। स्टाइल की सॉलिड नेचर बोला जाता है। या दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, दूसरी कंडीशन ये है कि स्टाइल की जो नेचर है वो हॉलो हो सकती है। अगर हॉलो नेचर हुई तो उस केस के अंदर यहाँ पर हम ऑब्जर्व करेंगे कि हमें यहाँ पर स्टाइलर कैनाल दिखाई देगी। क्या दिखाई, स्टाइलर कैनाल। यहाँ पर कैनाल प्रेजेंट होती है और इस कैनाल के अंदर क्या होता है, इस कैनाल के अंदर इस कैनाल की जो नेचर होती है वो सीक्रेटिव हो जाती है। जो इसकी नेचर कैसी हो जाती है, सीक्रेटिव हो जाती है, जिसमें सेम कंडीशन यहाँ पर भी पोलन ट्यूब ग्रो करेगी, जो पोलन ट्यूब की ग्रोथ के लिए क्या रेस्पॉन्सिबल है, पोलन ट्यूब की ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है। उस केस में क्या होगा, उस केस के अंदर अगर हम ऑब्जर्व करेंगे, उस केस में अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो हमें कैसी कंडीशन दिखाई देगी। उस केस के अंदर अगर हम स्टाइल को ऑब्जर्व करेंगे तो स्टाइल के अंदर अगर मैं इसको कैसे ऑब्जर्व करता हूँ, ट्रांसफर सेक्शन के अंदर ऑब्जर्व करता हूँ, तो ऐसे करके ऐसे सेल प्रेजेंट होंगे। कैसे, इस तरीके से सेल प्रेजेंट होंगे, इस तरीके से सेल प्रेजेंट होंगे। इसको मैं कैसे देख रहा हूँ, ट्रांसफर सेक्शन के अंदर ऐसे सेल प्रेजेंट होंगे, ऐसे सेल प्रेजेंट होंगे। जो तो बीच में क्या बन रही है, कैनाल बन रही है, इसे हम स्टाइलर कैनाल बोल रहे हैं। इस कैनाल से क्या जाएगी, इस कैनाल से ये पोलन ट्यूब ग्रो कर लेगी, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, इसे मैट्रिक्स प्रेजेंट होगा जो इसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएगा, तो इसे स्टाइलर कैनाल बोला जाता है। और यहाँ से जो पोलन ट्यूब वो ग्रो कर लेगी। और तो ये हमने कैसे देखा, इसको ट्रांसफर सेक्शन के अंदर देखा, मतलब हमने
पोलन जो स्टाइल वाला रीजन उसको इस तरीके से कट गया, उसको हम ऐसे देख रहे हैं तो हमें इस तरीके से दिखाई देगा। और तो ये एक कैनाल वाला रीजन हो सकता है, तो इस नेचर को बोला जाता है होलो नेचर बोला जाता है, इजीली ग्रो कर लेगी। वहीं पे सॉलिड नेचर के अंदर उस जो पोलन ट्यूब है उसको ऐसे थोड़ा मूव भी करना पड़ सकता है, जिसके अंदर जो टिश्यू है वो कोई कैनाल को फॉर्म करने के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, बट इंटरसेल्यूलर स्पेस ज़रूर होगी जहाँ से पोलन ट्यूब की ग्रोथ हो सकती है। तो एनसीईआरटी इतना डिटेल के अंदर नहीं बताती है, एनसीईआरटी सिर्फ 2 पॉइंट लिखती है कि स्टाइल की जो नेचर है वो सॉलिड हो सकती है, स्टाइल की नेचर क्या हो सकती है, होलो हो सकती है। सॉलिड होगी तो उसके अंदर कुछ ट्रांसमिशन टिश्यू होंगे जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं पोलन ट्यूब की ग्रोथ को करवाने के लिए, या होलो नेचर हो सकती है, होलो नेचर के अंदर स्टाइलर कैनाल प्रेजेंट होगी। तो यहाँ पर हमारे जो 2 पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर कवर अप हो जाते हैं, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। दूसरा हमने ये डिस्कस किया कि पोलन पिस्टल इंटरेक्शन हो जाती है तो पोलन ग्रेन जो है वो जर्मिनेट होंगे, जर्मिनेट होने के बाद में इस तरीके का जर्मिनेशन का प्रोसेस चलेगा। ये जो पोलन ट्यूब वो धीरे धीरे कहाँ तक, नीचे की तरफ आ जाएगी, और ये जो पोलन ट्यूब की जो एंट्रेंस के बाद में जो भी जो प्रोसेस है ये केमिकल से ही रेगुलेट होता है, और जो केमिकल कंपोनेंट्स है इस पोलन ट्यूब की ग्रोथ को गाइड करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, और इसकी ग्रोथ के लिए बोरोन और कैल्शियम की रिक्वायरमेंट बहुत ही नेसेसरी होती है, बहुत ही ज़रूरी होती है। आगे का टॉपिक हम आगे कंटिन्यू करेंगे। सो बाय टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसी तरीके से प्यार दीजिएगा, और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर कीजिएगा। बाय।